था CaO का रिएक्शन CO2 के साथ करते हैं, ठीक है। सुनो ना, तो CaO का रिएक्शन CO2 के साथ करते हैं तो CaCO3 बनेगा। इस रिएक्शन में डेल्टा HR इज नॉट इक्वल्स टू डेल्टा HF। आप बोलोगे सर यहाँ पे डेल्टा HF आना चाहिए, क्यों? एक मोल प्रोडक्ट बना इसलिए, लेकिन ये जो प्रोडक्ट बना है ये एलिमेंटल स्टेट में नहीं है। इफ मैं यहाँ पे दूसरा रिएक्शन लिखता हूँ, कैल्शियम का रिएक्शन करेंगे कार्बन के साथ और ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ से हम बनाते हैं CaCO3। तो इस रिएक्शन में लिखेंगे डेल्टा HR इज इक्वल टू डेल्टा HF। सही है। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 3/2, बाकी सब कुछ बैलेंस्ड है, ठीक है। तो ये था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब तीन बातें हैं। पहला, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर एनी मोल। जो भी कोई रिएक्शन रहेगा उस रिएक्शन के लिए डेल्टा H का वैल्यू फाइंड करेंगे, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। उसके बाद हमने देखा था डेल्टा HF, इसको हमने बोला था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। डेफिनेशन था फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स एलिमेंटल स्टेट। तीसरा आता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तीसरा आता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? एंथैल्पी चेंज व्हाइल कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ रिएक्टेंट कंप्लीटली। लिखो एंथैल्पी ऑफ कंबशन, द एंथैल्पी चेंज while complete combustion of 1 mole of a reactant. It is the enthalpy change while complete combustion of 1 mole of a reactant. 1 mole of a reactant. अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड को यूज किया है कंप्लीट कंबशन। इसका मतलब कंबशन दो टाइप का होता होगा, एक को बोलते हैं कंप्लीट कंबशन, दूसरे को बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। फर्क क्या है? देखो टॉप मार्जिन पे कंप्लीट कंबशन प्रोडक्ट विल बी CO2, कंप्लीट कंबशन प्रोडक्ट विल बी CO2, इनकम्प्लीट कंबशन प्रोडक्ट विल बी CO। कार्बन मोनोऑक्साइड जब मिलेगा तो उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट कंबशन, और कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग कंप्लीट कंबशन। कार्बन डाइऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट मिलता है तो कंप्लीट कंबशन, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है। चलो इधर ध्यान दो। वहां पे नहीं मिलेगा, लेकिन जो हाइड्रोकार्बन को हम लोग बर्न करते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। जब किसको यूज करेंगे? हाइड्रोकार्बन को हम लोग बर्न करते हैं उस टाइम पे। अब कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम HF मतलब ओनली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, चेंज नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिएक्शन, जनरल रिएक्शन, कैपिटल A रिएक्ट विद कैपिटल B। कैपिटल A के A मोल है, कैपिटल B के B मोल्स है। इनका रिएक्शन किया तो हमको मिला C मोल्स ऑफ कैपिटल C एंड D मोल्स ऑफ कैपिटल D। तो ये हमारा जनरल रिएक्शन है, ठीक है। तो इसके लिए जब डेल्टा HF का वैल्यू यूज करके सॉल्व कैसे करेंगे? तो फॉर्मूला पुराना था वैसे ही यूज करेंगे। फॉर्मूला था एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, ये बन जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक ही वर्ड को यूज किया, किसको? फॉर्मेशन को, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा? डेल्टा HR प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितने हैं? दो। तो ये बनेगा C इंटू HF
ऑफ C, मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C प्लस D इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D। प्रोडक्ट खत्म हो गए। अब रिएक्टेंट माइनस A इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल A इंटू प्लस B इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B। सही है, ये रिएक्शन ऐसा हो गया। और इस प्रकार से हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को यूज करके हमने चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या किया, फाइंड किया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसमें एक बात का ध्यान रखना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मस्ट बी जीरो। मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो रहेगा वो जीरो तब रहेगा जब वो एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट है। कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, एलिमेंटल स्टेट में। मतलब मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 नॉट इक्वल्स टू जीरो लिखूंगा। क्यों? वो एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 इक्वल्स टू जीरो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 विल बी जीरो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr नॉट इक्वल्स टू जीरो। व्हाई? बिकॉज HBr जो है वो एलिमेंटल स्टेट में नहीं है। जिन लोगों को एलिमेंटल का मतलब नहीं पता उनको फिर से बोल देता हूँ, जो भी कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है वो नेचर में जिस फॉर्म में मिलता है उसको बोलते हैं एलिमेंटल। लेकिन ध्यान रखना है उसमें एक ही टाइप के एटम होने चाहिए। अब आप बोलोगे नेचर में तो H2O मतलब वाटर जो रहेगा वो H2O के फॉर्म में मिलता है। जैसे हम बोलते हैं नेचर में जिस फॉर्म में मिलेगा उसको एलिमेंटल बोलेंगे। तो वाटर नेचर में H2O के फॉर्म में ही मिलता है, तो क्या इसको एलिमेंटल बोलेंगे? नहीं। क्यों? इसमें एक से ज्यादा टाइप के एटम्स हैं। एटम्स एक से ज्यादा टाइप के, इसलिए इसको हम लोग एलिमेंटल स्टेट नहीं बोलेंगे। क्या हम N2 को एलिमेंटल बोल सकते हैं? क्योंकि नेचर में जो है वो कौन से फॉर्म में मिलता है, N2 के फॉर्म में मिलता है। ठीक है। जब बात N की आती है, क्यों? कि नाइट्रोजन जो है वो N के फॉर्म में नहीं मिलता है, वो N2 के फॉर्म में मिलता है। तो ये वाला जो रहेगा ये भी एलिमेंटल नहीं होगा, ये वाला भी एलिमेंटल नहीं होगा, ये एलिमेंटल होगा। तो जो भी कोई एलिमेंटल स्टेट में होता है उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। समझा नहीं समझा? एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं हम लोग, कंबशन ऑफ CH4। क्या लिखते हैं? कंबशन ऑफ CH4। अब यहाँ पे CH4 को यूज किया जो गैसीय स्टेट में है। कौन से स्टेट में है? गैसीय स्टेट में। ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन को यूज करेंगे स्टेट, तो मिलने वाला जो प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा CO2, साथ में मिलेगा H2O। ठीक है। H2O दोनों स्टेट में मिल सकता है, लिक्विड में भी और गैस में भी, डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। यहाँ पे मैंने किस में लिया? लिक्विड में। पहला काम रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 ही है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, रिएक्शन बैलेंस हो गया। सही है। और उन्होंने पूछा है इस रिएक्शन के लिए डेल्टा HR कितना रहेगा? क्या कितना रहेगा? डेल्टा HR कितना रहेगा? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना होगा? ठीक है। तो फॉर्मूला ये यूज करेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। नहीं, CH4 का भी प्रोडक्शन होगा। कब? जब कार्बन का रिएक्शन H2 के साथ करेंगे तो CH4 बनेगा, और उस CH4 को हमने यहाँ यूज किया, और इसीलिए हम इसका यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज होगा, इस एंथैल्पी चेंज को बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। और इसीलिए उसी वैल्यू को जब यहाँ पे यूज करेंगे तो उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट भी और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट भी। इसका मतलब होता है कि इस रिएक्टेंट को बनाने के लिए कितना एंथैल्पी चेंज हुआ, और इसका मतलब होता है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना एंथैल्पी चेंज हुआ, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन।
इसके लिए यूज करेंगे तो क्या होगा, CO2 कितने हैं, तो यहाँ पे आएगा 1 into एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 2 into एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O ब्रैकेट क्लोज। प्रोडक्ट खत्म हो गए, अब रिएक्टेंट लिखते हैं माइनस, पहले लेफ्ट टू राइट ही जाएंगे तो क्या आएगा 1 into एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 प्लस 2 into एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। सही है। हाँ। इनमें से जितने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनमें से कोई ऐसा है जो एलिमेंटल स्टेट में है, कौन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे लिखेंगे द वैल्यूज ऑफ ऑक्सीजन टेंड्स टू 0। सही है। अब बचे कितने वैल्यू, 3। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, टेबल नंबर 6.2 निकालो। टेबल नंबर 6.2 टेबल नंबर 6.2 क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन। सही है। और उनका यूनिट जो वो किस में है, किलो जूल। सही ना। हाँ। तो एक मोल बनाने के लिए कितना एंथैल्पी चेंज हुआ वो वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है। उस टेबल को यूज करके अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रही बात एग्जाम की, तो एग्जाम में आपको वैल्यूज दिए जाएंगे, उस टेबल को लर्न करने की जरूरत नहीं है। पहले ही बता देता हूँ, आधा ध्यान उसी में होगा कि ये टेबल आपको लर्न करना होगा क्या, तो टेबल को लर्न करने की जरूरत नहीं है। अब देखेंगे उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है। डेल्टा HR निकालना है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट के लिए 1 into एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कितना है, -393.5। ठीक है। प्लस 2 into एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, देखो वाटर में दो बातें हैं, एक गैसीय स्टेट वाला, दूसरा लिक्विड वाला। आपको यूज करना है 285.83 हो गया। ये हो गया प्रोडक्ट के बारे में। माइनस 1 into 74.81 हो गया। समझा नहीं समझा। अब इनका आपको गुणाकार भागाकार करना है और 30 सेकंड के अंदर आंसर रेडी रखना है बिना आवाज किए। बिना पूछे कोई आंसर बताएगा भी नहीं। Done? 103.29 किलोजूल। साइन प्लस माइनस, एक मिनट मुझे पूछने दो ना। और किसका होगा कैलकुलेशन, -8903.5 890.35
बॉयज में से और सिंपल चेक करो कैलकुलेशन कैसे करते हो आप लोग, ठीक है, नया कुछ नहीं इसमें। 1039.97 देखो आपका आंसर कितना मिलता है। इससे अलग आंसर आया, डेसिमल पॉइंट को छोड़ दो भाई, इससे अलग आंसर आ रहा है किसी का, कौन सा आ रहा है? हाँ दिस वन, एक बार करो कैलकुलेशन अच्छे से, ठीक है, कितना आएगा? -1। छोटे बच्चों बाहर जाना है, जितना बोला उतना काम करना है, फिर सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है, सिंपल, कैलकुलेटर साथ में है। हो गया कैलकुलेशन फिर से, विच वन? एक बार कैलकुलेशन अच्छे से कर लो, चलो एक बार कैलकुलेशन अच्छे से एक बार फिर से कर लो। ये -74.81 285. ये 1, ठीक है। अब कैलकुलेशन आपकी कैलकुलेशन एरर है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, तरीका बता सकते, कैलकुलेशन आपको ही करना है। चलो इधर कर दो, ये था फर्स्ट वन। एक मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन करना है H2 के साथ, किसके साथ? H2 के साथ, और इन दोनों का रिएक्शन करके हम यहाँ पे लिखते हैं CH3OH। क्या लिखेंगे? CH3OH। तो इसमें ये CH3OH जो है ये लिक्विड स्टेट में है, हाइड्रोजन जो रहेगा वो गैसीय स्टेट में है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैसीय स्टेट में है, और आपको इस रिएक्शन का डेल्टा HR निकालना है उस टेबल को यूज करके, और आपके पास टोटल टाइम है 1 मिनट का। ठीक है, चलो इधर ध्यान दो।
पहला काम होगा रिएक्शन को बैलेंस करना। लेफ्ट साइड में 1 कार्बन, राइट साइड में 1 कार्बन, कार्बन बैलेंस्ड है। लेफ्ट साइड में 2 हाइड्रोजन, राइट साइड में 4 हाइड्रोजन, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। लेफ्ट साइड 1 ऑक्सीजन, राइट साइड 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। अब रिएक्शन पूरा बैलेंस्ड हो गया। अब डेल्टा HR का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे होगा 1 into एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH। प्रोडक्ट हो गए खत्म। अब आएंगे रिएक्टेंट के साइड में, माइनस इन ब्रैकेट 1 into एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2 into एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। अब ये ढूंढना होगा इनमें से कोई एलिमेंटल स्टेट में है क्या, कौन है। तो इसका जो वैल्यू रहेगा इसको हम लोग 0 मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, 0। ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू को पुट करना होगा 1 into एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH कितना है, माइनस 238.86। ओके, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। चलो ठीक है, 30 सेकंड आपके पास है, तब तक आंसर ढूंढ लेना है कितना है वो आपको ही पता है, कोई बताएगा नहीं। ठीक है, थर्ड रिएक्शन लिखा है, उसके लिए डेल्टा HR फाइंड करना है। कौन से स्टेट में दिया उसमें, BR2 ये भी BR2 ही है। हाँ, एलिमेंटल फॉर्म में, जो एलिमेंटल फॉर्म में उसके लिए 0। जैसे यहाँ पे कौन है, H2 और BR2 बोथ आर इन एलिमेंटल स्टेट। दूसरे वाले एग्जांपल में एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन दोनों के दोनों एलिमेंटल स्टेट में है। एलिमेंटल स्टेट में मतलब वो नेचर में जिस फॉर्म में मिलते हैं वो उसी फॉर्म में होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंटल स्टेट। अभी गैस मिलेगा, एक मिनट। Br2 देखो, F2 and Cl2 both are present in gaseous state नेचर में। Br2 जो होता है वो लिक्विड में होता है और I2 जो होता है ये सॉलिड में होता है। ठीक है,
तो आप यहाँ पे Br2 है जो लिक्विड में ले लो, ठीक है, क्योंकि Br का स्टैंडर्ड स्टेट लिक्विड होता है, Br का जो स्टैंडर्ड स्टेट जो रहेगा वो लिक्विड होगा, क्योंकि उसके दोनों स्टेट का वैल्यू दिया है, एक का 0 लिखा है, दूसरे का नॉन 0 लिखा है, ठीक है। तो जो 0 लिखा है उसके हिसाब से जाना है, क्योंकि वही होगा उसका स्टैंडर्ड स्टेट, जैसे Br2 है इसमें। एल्यूमिनियम एलिमेंटल स्टेट में, नंबर 5 में ध्यान रखना है, H2O मैंने गैसीय स्टेट में लिखा है, लिक्विड स्टेट में नहीं लिखा है। जिनका थर्ड वाला नहीं हुआ इधर ध्यान देना है, थर्ड वाला डेल्टा HR हमको फाइंड करना है। हमारे पास जो रिएक्शन लिखा हुआ है वो है H2 इन गैसीय स्टेट, Br2 in liquid state, it gives 2 moles of HBr in gaseous state। हम लिखेंगे in bracket 1 into enthalpy of formation of HBr bracket close minus, इसमें आएगा 1 into enthalpy of formation of H2 plus 1 into enthalpy of formation of Br2। रिएक्टेंट में से दोनों के दोनों एलिमेंटल स्टेट में है, तो इनका जो वैल्यू रहेगा ये भी 0 रहेगा, इनका जो वैल्यू रहेगा ये भी 0 रहेगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे HBr का वैल्यू रहेगा वही किसका वैल्यू रहेगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जिनका थर्ड वाला बाकी था उनके लिए ये समझ में आ रहा है 0 क्यों लिया। हाइड्रोजन का एलिमेंटल स्टेट होता है H2 इन गैसियस, Br का एलिमेंटल स्टेट होता है Br2 इन लिक्विड, और यहाँ पे Br2 जो है वो लिक्विड स्टेट में है, और इसीलिए इन दोनों का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 रहेगा। अब आते हैं हम लोग फोर्थ एग्जांपल की तरफ। फोर्थ में सॉरी हाँ राइटिंग मिस्टेक, इनका केजी पर मोल रहेगा, इसमें पर मोल नहीं आएगा, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ओनली किलो जूल आएगा, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मैंने बोला था 1 मोल के लिए नहीं होता है, एनी मोल के लिए होता है, बाकी सभी के सभी 1 मोल के लिए होते हैं। नंबर 4, Aluminium is present in solid state, O2 is present in gaseous state and converted into Al2O3 in solid state। इसमें रहेगा डेल्टा HR इक्वल्स टू इन ब्रैकेट बैलेंस्ड रिएक्शन, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लोग 3/2 लिखेंगे, 1 into enthalpy of formation of Al2O3 minus 2 into enthalpy of formation of aluminium plus 3/2 into enthalpy of formation of O2। अब देखेंगे कौन एलिमेंटल स्टेट में है, कौन कौन है। एल्यूमिनियम जो है ये भी एलिमेंटल स्टेट में है, O2 जो रहेगा ये भी एलिमेंटल स्टेट में है, और जो एलिमेंटल स्टेट में रहेंगे उनका वैल्यू 0 कंसीडर करना है। तो डेल्टा HR इक्वल्स टू 1 into enthalpy of formation of Al2O3। फिफ्थ वाला
क्विक हो गया। चलो नंबर 5 को देखते हैं। नंबर 5 वाला रिएक्शन है C2H4 जिसको हम बोलते हैं इथीन, which is present in gaseous state. O2 is present in gaseous state and converted into CO2 which is present in gaseous state and H2O which is given in gaseous state. पहला काम रिएक्शन को बैलेंस करना। लेफ्ट साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 2, राइट साइड ओनली 1, so multiply by 2, तो कार्बन बैलेंस्ड हो गया। अब हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर 4, यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाइड बाय 2। ऑक्सीजन हो गया 4 और 2 6, मतलब यहाँ पे रहेगा 3। तो ये हो गया हमारा बैलेंस रिएक्शन। ढूंढना है डेल्टा HR बाय यूजिंग वैल्यूज ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ये बनेगा इनटू, इन ब्रैकेट 2 into enthalpy of formation of CO2 plus 2 into enthalpy of formation of H2O, ब्रैकेट क्लोज। क्यों? प्रोडक्ट हो गए खत्म। अब आएगी रिएक्टेंट की बारी। रिएक्टेंट कितने टाइप के हैं? पहले इसमें लिखेंगे क्या है, 1 into enthalpy of formation of C2H4 plus 3 into enthalpy of formation of O2। अब उनको ढूंढना है जो एलिमेंटल स्टेट में है और उसका वैल्यू हम कंसीडर करेंगे कि वो 0 है। ठीक है, बाकी लोगों का वैल्यू जो है वो टेबल में दिया है, उस वैल्यू को आप वहां पे पुट करके आंसर को फाइंड कर सकते हो, बिना पूछे बताना नहीं है। बोलो। चलेगा, कोई आंसर उसमें नहीं आएगा। तो इधर भी क्वांटिटी चेंज होगा ना फिर। आप इसके रेशो चेंज करो तो वो रेशो के हिसाब से वैल्यू रहेगा। फ्री टाइम मैंने बताता हूँ, ठीक है। अभी ये सॉल्व करो, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर दो टेबल में से और डेल्टा HR फाइंड करना है। इधर ध्यान दो, कितने क्वेश्चन हो गए थे? 4 5। 6 वाला क्वेश्चन पहले देख लो, फिर सॉल्व करना है। एक रिएक्शन दिया है जिसमें कार्बन का रिएक्शन हाफ मोल ऑफ O2 के साथ किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिला गैसीय स्टेट में। कार्बन इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन गैसीय स्टेट। और इस रिएक्शन के लिए डेल्टा HR का वैल्यू दिया है मैंने x जूल। कितना दिया है? x जूल। दूसरा जो रिएक्शन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करके हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाया, साथ में हाफ मोल ऑफ O2 मिला। और इस रिएक्शन के लिए डेल्टा HR का वैल्यू है y जूल। कितना है? y जूल। ठीक है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसीय स्टेट में है। ये दो रिएक्शन आपको दिए हैं, ठीक है। पहले में कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड मिला और दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड मिला। और क्वेश्चन में पूछा है जब आप कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाओगे, क्या कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाओगे, तब इस रिएक्शन के लिए डेल्टा HR कितना रहेगा और क्यों? 1 मिनट का टाइम है, तब तक कुछ नहीं बोलना है। क्वेश्चन रिपीट करता हूं उसी टाइम के अंदर।
दो रिएक्शन दिए हैं और क्वेश्चन में पूछा है कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना होगा, और पहले कोई बोलेगा नहीं। इसको सॉल्व करने के लिए उस टेबल की जरूरत नहीं, टेबल का काम हो गया, बंद कर दो। उस टेबल की अभी कोई जरूरत नहीं है। चलिए हो गया। Yes. कितने लोगों का? X minus y. x माइनस वाई क्यूब। इससे कोई अलग आंसर है किसी का? X plus y. x प्लस वाई। ओके ठीक है, बैठो। कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है पहली बार, तो हमको पता होना चाहिए हमारा रिएक्टेंट क्या है। हमारा रिएक्टेंट क्या है? कार्बन, और हमारा प्रोडक्ट जो रहेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए हमको O2 को ऐड करना होगा। तो ये हमारा आइडियल इक्वेशन बन गया, ये हमारा आइडियल इक्वेशन बन गया। मतलब आपको इनडायरेक्टली ये बनाना है, ठीक है। अब ये रिएक्शन बनाने के लिए आपको ये दो रिएक्शन को यूज करना है, ठीक है। तो इस रिएक्शन के हिसाब से कार्बन कौन से साइड में होना चाहिए? लेफ्ट साइड में, राइट साइड में? लेफ्ट साइड में। CO2 राइट साइड में। O2 कार्बन मोनोऑक्साइड फाइनल रिएक्शन के हिसाब से कार्बन मोनोऑक्साइड की जरूरत नहीं है। तो आपको रिएक्शन ऐसे लिखना है जिसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड जो रहेगा वो निकल जाएगा, ठीक है। अब हुआ ऐसे, मैंने बोला सुरेंद्र नगर से अहमदाबाद जाना है, सिंपल एग्जांपल है। इसके लिए कितना खर्चा आएगा वो आपको ढूंढना है। अब सुरेंद्र नगर से पहले हम लोग विरमगाम जाएंगे और विरमगाम से अहमदाबाद जाएंगे। मैं आपको पूछ रहा हूँ यहाँ जाने के लिए आपको x जूल एनर्जी खर्चा आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है प्लस y, तो यहाँ से यहाँ के लिए कितना आएगा? सही है, ओके। अब मैंने आपको बोला सुरेंद्र नगर से विरमगाम जाने के लिए प्लस 1 जूल इतना खर्चा आ रहा है
और आपको अहमदाबाद से विरमगाम आने के लिए प्लस y जूल खर्चा आ रहा है। देखो, सुरेंद्र नगर से विरमगाम जाने के लिए x जूल का खर्चा आ रहा है, अहमदाबाद से विरमगाम आने के लिए y जूल का खर्चा आ रहा है। तो सुरेंद्र नगर से अहमदाबाद जाने के लिए कितना खर्चा आएगा? तो आपको सुरेंद्र नगर से अहमदाबाद जाना है तो आपके लिए ये रास्ता एकदम सही है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो आपको आने की वैल्यू दी है, आपको वैल्यू जाने की चाहिए। मतलब रिएक्शन को क्या करना होगा? उल्टा करना होगा। और रिएक्शन को उल्टा करेंगे तो साइन जो रहेगा वो क्या होगा? चेंज होगा। तो इसका मतलब ये प्लस एक्स ही रहेगा, लेकिन ये माइनस वाई बनेगा। सही है? तो इस रिएक्शन का फाइनल आंसर क्या रहेगा? x माइनस वाई। एक मैं क्वेश्चन को ही चेंज करता हूँ। क्वेश्चन में मैंने बोल दिया विरमगाम से अहमदाबाद जाने के लिए प्लस वाई और विरमगाम से सुरेंद्रनगर आने के लिए प्लस एक्स। तो आप मुझे बताओ सुरेंद्रनगर से अहमदाबाद जाने के लिए क्या होगा? y माइनस एक्स। क्या होगा? y माइनस एक्स। समझ में आ रहा है ना? सेम कंडीशन यहाँ पे है। कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। किसी भी रिएक्शन में कार्बन से पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। हमारे पास दो रिएक्शन है, ठीक है? तो हमको कार्बन कौन से साइड में चाहिए? लेफ्ट। तो पहले वाले रिएक्शन को एज इट इज यूज करना है। पहले सुनो, समझो, फिर लिखो। तो पहले रिएक्शन को लिखता हूं मैं, कार्बन का रिएक्शन करेंगे हाफ O2 के साथ तो हमको मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इस रिएक्शन को मैंने एज इट इज लिखा है। मल्टीप्लाई किया? नहीं। उल्टा किया? इसका मतलब साइन में कोई चेंज नहीं होगा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए डेल्टा HR जो रहेगा वो रहेगा प्लस एक्स जूल। इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड कौन से साइड में है? लेफ्ट। लेकिन फाइनल रिएक्शन में कहां पे चाहिए? राइट साइड में। इस रिएक्शन में कितने CO2 है और आपको कितने चाहिए? मतलब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस एक ही काम करना है, रिएक्शन को उल्टा घुमाना है। और रिएक्शन को जब उल्टा घुमाएंगे तो साइन चेंज होगा, वैल्यू वही रहेगा। इफ हम इस रिएक्शन को उल्टा करते तो क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2 इट गिव कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके लिए डेल्टा HR जो रहेगा ये बनेगा माइनस वाई जूल। ठीक है? अब जो दोनों साइड में होता है वो कट हो जाएगा। कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इस साइड में क्या बचा? कार्बन प्लस हाफ O2 1 O2। इस साइड में कौन बचा? CO2। बन गया वही रिएक्शन जो आप बनाना चाहते थे। सही है? तो एक रिएक्शन को एज इट इज यूज किया और दूसरे रिएक्शन को उल्टा कर दिया। उल्टा क्यों किया? क्योंकि इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा था, लेकिन आपको क्या करना था? कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनाना था, और इसीलिए हमने उस रिएक्शन को उल्टा कर दिया। और जब हमने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन शुरू किया था तभी बताया था कि हम रिएक्शन को उल्टा करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो प्लस एक्स का प्लस वाई का बन गया था माइनस वाई। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एक्स माइनस वाई जूल। नहीं समझा? ठीक है? अब एक क्वेश्चन इसी प्रकार का यहाँ पे है। क्वेश्चन पहले समझाता हूँ, क्वेश्चन समझो पहले। ठीक है? ट्राई करो, बाद में मैं बताता हूँ। ठीक है? इसमें लिखा है कैलकुलेट द डेल्टा HF ऑफ इथेन। इथेन का मतलब होता है C2H6। ये आपको बनाना है। उन्होंने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मेंशन किया है। किसको? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मेंशन किया है, इसका मतलब आप ये समझ जाओ कि आपको बनाना क्या है। क्या बनाना है? C2H6। ठीक है? अब उन्होंने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नहीं बोला है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोला है। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या कहता है? फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब एक बात तो फिक्स हो गई, ये 1 ही रहेगा। कौन? C2H6 ये 1 ही रहेगा फ्रॉम एलिमेंटल स्टेट। अब ये जो C2H6 है ये किसका बना है? कार्बन का और हाइड्रोजन का।
कार्बन का एलिमेंटल स्टेट कौन सा है? कार्बन इन सॉलिड स्टेट। हाइड्रोजन का कौन सा है? H2 इन गैसीय स्टेट। तो ये बन गए उसके एलिमेंटल स्टेट। समझ में आ रहा है? पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लो, यहाँ पे रहेगा 2 और यहाँ पे रहेगा 3। अब आपका ये आइडियल रिएक्शन है, मतलब ये रिएक्शन आपको बनाना है। अब ये रिएक्शन बनाने के लिए आपको ये ढूंढना है कि इसको कैसे यूज करना है, किसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, किसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, किसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, किसको रिवर्स करना है, किसको रिवर्स नहीं करना है। क्वेश्चन समझा? तो इस रिएक्शन को बनाने के लिए आपको इन रिएक्शन को यूज करना है। ठीक है, कैसे करते हैं देखते हैं। ठीक है, ये वाला इरेज कर देता हूं मैं। इस रिएक्शन में देखो, पहला एग्जांपल है, मैं बता देता हूं, इसके बाद वाले आपको सॉल्व करने हैं। इस रिएक्शन में, पहले रिएक्शन में से कौन काम आएगा? कार्बन। पहले समझ लो, ठीक है, पहले रिएक्शन में से कौन काम में आएगा? कार्बन। आपके आइडियल रिएक्शन में कार्बन लेफ्ट साइड में है और यहाँ पे भी कार्बन लेफ्ट साइड में, मतलब रिएक्शन को उल्टा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको जो कार्बन चाहिए वो 2 मोल्स और इस रिएक्शन में दिया है 1 मोल, तो आपको करना होगा इसको मल्टीप्लाइड बाय 2। जब आप रिएक्शन को मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो डेल्टा HR के वैल्यू को भी मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे। समझ में आ रहा है? तो मैं रिएक्शन क्या लिखूंगा? 2 moles of carbon in solid state plus 2 moles of O2 in gaseous state converted into 2 moles of CO2 in gaseous state। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए वैल्यू क्या बनेगा? वैल्यू बनेगा -393.5 मल्टीप्लाइड बाय 2। इतना समझा? क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया? समझ में आ रहा है? ओके, तो पहले रिएक्शन में से आपको कौन चाहिए? कार्बन। दूसरे रिएक्शन में से कौन चाहिए? यहाँ पे हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में, मतलब सेकंड रिएक्शन को उल्टा करने की जरूरत नहीं है। अब इस रिएक्शन में कितने H2 है? 1। आपको कितने चाहिए? मतलब उस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? 3 moles of H2 plus 3 by 2 moles of O2 converted into 3 moles of H2O is present in liquid state, gaseous state, gaseous state। अब इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो उसके वैल्यू को भी 3 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा -285.8 मल्टीप्लाइड बाय 3। जो भी वैल्यू आएगा आप ढूंढ लेना बाद में। समझ में आ रहा है? हाँ। अब कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अब कौन चाहिए? C2H6। अब आपको C2H6 कहाँ पे चाहिए? राइट साइड में। इनमें से कौन से रिएक्शन में है? लेकिन वो कौन से साइड में है? तो आपको लेफ्ट को राइट लेके जाना पड़ेगा। ओके, इस रिएक्शन में कितने C2H6 है और आपको कितने चाहिए? मतलब इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस उस रिएक्शन को उल्टा कर देना है। आप रिएक्शन को उल्टा करोगे तो इसका साइन जो रहेगा माइनस का बन जाएगा प्लस, और प्लस होगा तो माइनस। तो उस रिएक्शन को मैं लिखता हूं तो वो क्या बनेगा? ये बन जाएगा 2 moles of CO2 plus 2 moles of H2O converted into C2H6 plus 7/2 O2, और यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा वो बनेगा +1560। समझ में आ रहा है? हाँ, हो गया। अब तीनों को कंबाइन करके देखते हैं। कंबाइन करने के टाइम पे उनको देखो जो कॉमन है, ठीक है? H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, 2CO2, 2CO2, ठीक है? H2O, 3H2O और 2H2O, 1H2O, एक मिनट, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? एक मिनट, इसमें 3H2 आएगा,
इसमें 3H2 आएगा, ठीक है। तो दिस इज 3H2, 3 and 3, ठीक है। अब यहाँ पे कितने O2 है, 2 और ये 1.5 मतलब 3.5 O2 लेफ्ट साइड में है, ये 3.5 7/2 मतलब 3.5 ना। तो इस O2 ने इस O2 को कट कर दिया। अब लेफ्ट साइड में क्या बचा, 2 कार्बन प्लस 3H2। राइट साइड में क्या बचा, C2H6, और वही आपको बनाना था, ठीक है। अब क्या करोगे, क्या करोगे, इसका नेगेटिव साइन, इसका नेगेटिव साइन, इसका पॉजिटिव, इन सबको मिलाना है, सबको मिलाना है। माइनस प्लस माइनस प्लस, समझ में आ रहा है। और इन सभी वैल्यू को मिलाने के बाद जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसलिए बोला है क्योंकि 1 मोल बनाया है और वो भी एलिमेंटल स्टेट में ही बनाया है, ठीक है। आंसर निकाल के रखो। -83